अब तक हम लाइट को क्या समझ पाए कि लाइट हैज अ वेव नेचर। तो लाइट की वेव नेचर यानी जिसके बारे में अब तक हमें समझ आया कि लाइट एक वेव की तरह मूव करती है, इट्स गोइंग टू मूव लाइक अ वेव। अब वो कहते हैं कि लाइट की एक और थ्योरी है दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। The next theory we have is Planck's quantum theory. अब हम सेकेंड थ्योरी की तरफ मूव कर रहे हैं। जब लाइट की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वो थ्योरी सारे के सारे पॉइंट्स, सारी प्रॉपर्टीज जो लाइट की है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो all properties of light was not explained by the first theory, इसलिए हमें एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ रही थी। And that new theory जो अब हम करने जा रहे हैं that is called Planck's quantum theory, right? तो अब हमें करना है Planck's quantum theory। इस थ्योरी का ये कहना था बेटे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर हम मूव करें तो ये थ्योरी हमें कहती है कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। यानी ये थ्योरी अजीब सी थ्योरी थी लेकिन बहुत ही प्रूव्ड फैक्ट था, यानी ये बहुत अच्छे से आंसर से एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो ये थ्योरी कहती है कि लाइट इज हैविंग पार्टिकल नेचर। जब हमने कहा पार्टिकल नेचर तो आपको भी लगेगा लाइट के पार्टिकल्स तो हमें नहीं दिखते, पर इस थ्योरी का कहना है कि लाइट और रेडिएशंस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ small packets of energy, small packets of energy called quantum or photon। इस थ्योरी का कहना है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है और उन पैकेट्स को हम क्वांटा बोलते हैं या फिर उनको फोटोन्स बोलते हैं। यानी फोटोन्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स दोज आर गोइंग टू मेक द रेडिएशन। यानी अब ये थ्योरी आपको ये कहना चाह रही है कि इफ दिस इज द लाइट, तो ये थ्योरी कहती है कि लाइट पैकेट्स की फॉर्म में चलती है। ऐसे इमेजिन करने के लिए मैं ये डायग्राम बना रही हूँ। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे एक लाइन, आपने डॉट मैट्रिक्स देखा है? जब हम नई नई लेजर प्रिंटिंग से पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग हुआ करती थी, तो वो जब प्रिंटिंग होती थी उसमें डॉट 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 चुन के क्या बनते थे, एक लाइन बन जाती थी। तो उनका कहना था एक लाइन बहुत सारे डॉट्स को जोड़ के बनती है। इन द सेम मैनर ये थ्योरी कह रही है कि लाइट ऐसे बहुत सारे पैकेट्स के एनर्जी पैकेट्स हैं और ये साथ 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 चल रहे हैं। ऐसे हमें एक साथ हमें लगता है कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, जैसे हमें लाइन भी कॉन्टिन्यूअस ही लिखती है, लेकिन अगर डॉट मैट्रिक्स देखें तो आप कहोगे ऐसे बहुत सारे डॉट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं। लेकिन अब जब देखने पे आते हो तो ये डॉट्स हमें नहीं दिखते, हमें एक लाइन ही दिखती है। इन द सेम मैनर वो कहते हैं लाइट और रेडिएशंस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटोन्स, एंड दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज डिसकंटिन्यूअस। ये ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है, यानी एक पैकेट और दूसरे पैकेट में एक गैप है, देयर इज अ स्मॉल गैप बिटवीन द एनर्जी वन पैकेट एनर्जी टू पैकेट। तो कहते हैं यहाँ पे एक
पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन. This is how light is going to move, energy radiations are going to travel, and these particles are going to be in a continuous की बजाय क्या आ जाएगा, discontinuous manner, right? अब ये जो थ्योरी है हमारे पास, इस थ्योरी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बहुत ही आप ये कह सकते हो बहुत ही रेवोल्यूशनरी थ्योरी थी. यानी एक ऐसी थ्योरी जिसके बारे में सोच के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था ये कैसे है. अब मैक्स प्लैंक जिसने ये हमें थ्योरी दी, नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज मैक्स प्लैंक, और ये थ्योरी आपको कहती है ईच पैकेट ऑफ एनर्जी is called क्वांटम. और इस क्वांटम का जो प्लूरल हमने यूज किया है, तो प्लूरल इज क्वांटा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये थ्योरी कहती है एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम is directly proportional to frequency of that radiation. तो उनका कहना है कि आपके पास जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आपके पास फॉर्मूला बन गया E is proportional to nu. अब वो कहते हैं E को इक्वल लगाना हो तो प्लैंक्स ने एक कांस्टेंट कैलकुलेट किया दैट इज कॉल्ड H, वेयर H is Planck's constant. It's a Planck's constant and its value is 6.626 10 raised to power minus 34 joule second. तो Planck's constant H and its value is 6.626 10 raised to power minus 34 joule second, that is energy constant H. तो E is equal to H nu is the formula. तो आपकी ये थ्योरी क्या कह रही है? इस थ्योरी का कहना है कि जो लाइट जिसे हम देख रहे हैं, ये लाइट कॉन्टिन्यूअस मूव नहीं कर रही है, ये लाइट फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से मूव करती है. यानी अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी का ट्यूब लगाओगे तो आपके पास हाई एनर्जी फोटोन्स आ रहे हैं. अगर आप लो फ्रीक्वेंसी लगाते हो तो लो फ्रीक्वेंसी फोटोन्स आपके पास आएंगे. और वो पैकेट बहुत छोटे हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, हमें दिखते भी नहीं है. तो वो आपसे कह रहे हैं वो जो एनर्जी पैकेट्स हैं, उन एनर्जी पैकेट्स को, उन एनर्जी के पार्टिकल्स का जो नाम हमने रखा है दैट इज कॉल्ड क्वांटम. और वो जो क्वांटम है उसकी अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो दैट एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज h nu. अब मान लेते हैं इफ n क्वांटा आर देयर, अगर क्वांटा का नंबर बढ़ा दे तो उनका कहना है कि एनर्जी जो है वो n h nu हो जाएगी. यानी अगर नंबर ऑफ क्वांटा n हुए तो एनर्जी विल बिकम E is equal to nh nu. तो हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द फर्स्ट पार्ट E is equal to nu, और हमने इसको ठीक किया तो E is equal to h nu, और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मल्टीप्लिकेशन लिया तो E is equal to nh nu. दैट इज द मेन पॉइंट, मेन फॉर्मूला ऑफ दिस थ्योरी. जल्दी से इतना नोट करेंगे. हाँ जी बेटे बोलो. बेटा ऐसा है कि जो H है, H की जो यूनिट है वो है जूल सेकेंड. और जब हम कहते हैं एनर्जी यूनिट तो आपने जूल सेकेंड को जूल सेकेंड से, सेकेंड वर्ड से मल्टीप्लाई, ये जूल्स बन जाएंगे. तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्वांटम है वो मासलेस है, यानी इनका मास नहीं है, दे डोंट हैव एनी मास. लेकिन अगर फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो इतना थोड़ा सा मास आएगा विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल. तो हम ये कह सकते हैं इनका मास बहुत ही कम, बट दीज आर पार्टिकल्स. तो हमने एक इस तरह के पैकेट्स को इमेजिन किया है. हम ये कह रहे हैं कि एक पैकेट की फॉर्म में, यानी आप जब कोई इमेजिन करो, जैसे मान लो
मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो कह रहे लाइन ऐसे नहीं बनती, लाइन तब बनती है जब बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस जुड़ जाती हैं। और एक छोटी लाइन को हमने क्या नाम दिया हुआ है? वन स्मॉल लाइन इज नेम्ड एज क्वांटम। तो अभी आप आगे करोगे क्वांटम, इसको हम आइंस्टाइन से फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे, तो विल फाउंड कि देयर इज वेरी स्मॉल टाइनी मास ऑफ दीस पार्टिकल्स which is just a very very negligible value. We can't just ignore, we just can ignore it. ठीक है? हाँ जी बोलो। बेटा थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज मेरे तक आ रही नहीं क्लियर। डिसकंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से गैप पे है। देखो ऐसा है, जैसे आपने कहा वन पैकेट, तो वन पैकेट इज ओवर, फिर द सेकेंड पैकेट, देन द थर्ड पैकेट। तो इट्स नॉट लाइक रैंप, इट्स लाइक स्टेयरकेस। तो ये हमारा एक पैकेट है, फिर ये दूसरा पैकेट है। तो आप ये कह सकते हो ना, अब ये पैकेट्स जो है कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है एक पैकेट के साथ ही दूसरा भी जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, दे आर नॉट जॉइंड टू ईच अदर। एक कंप्लीट एनर्जी पैकेट, यानी कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक फ्रीक्वेंसी फोकस की है, तो या तो आप एक पैकेट एब्जॉर्ब कर पाओगे, या दो पैकेट्स, या तीन या चार। आप 3.5, 2.5 नहीं ले सकते। तो हम अगले पॉइंट पे आ रहे हैं कि ये जो पैकेट्स हैं ये डिविजिबल नहीं है। तो जब ये पैकेट डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कंप्लीट पैकेट नंबर्स में है, राइट? हाँ जी बेटा दोबारा देख लो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू थ्योरी। हमने क्या स्टार्ट किया था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि लाइट चाहे वेव की तरह आप समझ रहे हो, लेकिन वो वेव नेचर की नहीं है, इट्स अ पार्टिकल नेचर। तो लाइट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर। ये हमारा पहला पॉइंट था। जब हम कहते हैं लाइट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर, इसका मतलब लाइट के पैकेट्स हैं। तो लाइट इज गोइंग टू हैव सम पैकेट्स, सम पार्टिकल्स, दोज आर नेम्ड एज फोटॉन्स और क्वांटम। अगर एक पार्टिकल है तो क्वांटम, अगर ज्यादा सारे पार्टिकल्स हैं, प्लूरल ले रहे हो आप, तो क्वांटम, राइट? फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, हमने अगर इनको एनर्जी से रिलेट करना हो, तो E का फॉर्मूला हो जाएगा E इज प्रोपोर्शनल टू, क्या कहेंगे हम? न्यू। तो E इज एनर्जी, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू HU। ठीक है, नोट कर लिया? कराऊं आगे? अब वो कहते हैं ये जो पैकेट्स हैं, these पैकेट्स आर नॉट डिविजिबल। तो नेक्स्ट पॉइंट वो आपसे कह रहे हैं क्वांटम इज नॉट डिविजिबल। दैट मीन्स n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इट कैन बी अ होल नंबर वैल्यू। या तो आप बिल्कुल कोई जीरो यानी कोई फोटोन मत अब्सॉर्ब करो, या फिर आप 1 ले सकते हो, 2, 3, 4। यानी जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी क्या हुई मैं बताना, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट पर नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यही था ना, ध्यान से इमेजिन करना बेटे। वो आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड, मान लो 15 वेव्स पास करती है, तो कहते हैं कुछ भी कर लो 15 तो जाएंगी ही जाएंगी। ये नहीं हो सकता कि आपको क्या 15.3 वेव्स चलेगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। ईदर एक सेकेंड में 15 वेव्स जाएंगी, या फिर 30 वेव्स जाएंगी, या फिर 45 वेव्स जा सकती हैं। यानी वो जो फ्रीक्वेंसी आपने एक यूनिट बना दिया है, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स हो गई। तो एक सेकंड में एक फ्रीक्वेंसी को कवर अप करना है, तो वो कहते हैं कि हर बार उतनी वेव्स तो जाएंगी ही जाएंगी, और उसका होल नंबर मल्टीपल जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी फ्रीक्वेंसी मान लो 6 है, तो आपने कहा 6 वेव्स चलेगी,
अगली बार मैंने कहा नहीं 3 वेव्स चली जाओ बाकी रुक जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो वो आपसे कह रहे हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, राइट। तो ये 1 सेकेंड जब आपने यूनिट लगा दिया तो आप ऐसा नहीं कह सकते आधे सेकेंड में आधी वेव्स चली जाएंगी, दिस इज नॉट देयर, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ तो आपको पूरी पूरी एक फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी या फिर डबल या फिर ट्रिपल एंड सो ऑन। तो ये n की वैल्यू हमेशा आपको होल नंबर मिलेगी, यानी n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, आधी फ्रीक्वेंसी नहीं ले सकते आप, यानी एक पार्टिकल ले सकते हो या 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल। वो कहते हैं ये मूवमेंट बिल्कुल वैसे है जैसे आपने सीढ़ियों पे चढ़ना। तो बेटे क्या हम आधी सीढ़ी पे कभी चढ़ सकते हैं? क्या आपने कभी कहा है कि आप 2.5 स्टेप पे खड़े हो? तो नहीं, वो कहते हैं या तो हम पूरे 1 स्टेप पे होंगे या फिर 2nd स्टेप पे या फिर 3rd स्टेप पे। तो जैसे आप बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं ले सकते, खड़े नहीं हो सकते, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, यानी मैं फर्स्ट स्टेप की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकती हूँ, सेकंड की निकाल सकती हूँ, थर्ड की निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती कि 2.5 स्टेप पे खड़े हो जाओ और मैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो n है ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला बन गया है E = NH न्यू, ये हमारा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला में n जो है 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी नेचुरल नंबर बट इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। हाँ जी बेटा, यहां तक बताओ, समझ आया? अल्टीमेटली हमें ये कहना पड़ा, दस फाइनली कंक्लूजन ये हुआ कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो हमने कहा एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में है। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड मतलब एनर्जी इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। जब कोई चीज होल नंबर मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, वैल्यू होती है, तो आप कहते हो वो क्वांटाइजेशन बता रही है। तो जैसे स्टेयरकेस इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ऐसे वो आपसे कह रहे हैं दिस n इज होल नंबर मींस एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। हम ये वर्ड यूज करते हैं, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? अब इतना समझने के बाद बेटे 1905 इसमें आइंस्टाइन की थ्योरी आ गई थी। आप बताओ आइंस्टाइन की क्या थ्योरी? E = mc²। ठीक है। अब जब 1905 में ये कॉन्सेप्ट आया और एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे पास है, वो भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये भी एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, दोनों एनर्जी के कॉन्सेप्ट है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि क्वांटा ऑफ विजिबल लाइट can be named photons। तो ये जो photons वर्ड है ये आइंस्टाइन की टर्म है, यानी आइंस्टाइन ने इस टर्म को कॉइन कर दिया था। ठीक है जी, यहां तक ठीक? और उसने एनर्जी को एक और टर्म दी, वो कहता है कि एनर्जी अगर 1 मोल क्वांटा की एनर्जी लेते हैं दैट विल बी नेम्ड एज 1 आइंस्टाइन। तो 1 आइंस्टाइन इज अ यूनिट नाउ। वो कहते हैं 1 आइंस्टाइन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 मोल
फोटॉन्स, यानी आप ये कह सकते हो 6.022 10 raised to power 23 into h into nu। यानी अगर आपसे कहा जाए कि एक फ्रीक्वेंसी दे दी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वन आइंस्टाइन, तो वैल्यू ऑफ वन आइंस्टाइन का मतलब होगा कि आपने 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो व्हेन वी कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स, इट मींस वी आर कैलकुलेटिंग 1 आइंस्टाइन। ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके, अब जरा यहां पे साइड पे देखते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू एच न्यू, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर ये दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल ठीक हैं, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर? कैन वी राइट इट? लिख सकते हैं ना? अब क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ बेटा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर? लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये कौन सी थ्योरी यूज कर दी मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। यस, अब C और C कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया H बाय लैम्डा इज इक्वल टू MC। राइट, एंड फाइनली वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MC। तो आइंस्टाइन के फॉर्मूला से हमें ये समझ आ गया था कि लाइट जो है उसकी वेवलेंथ भी होती है और उसका एक छोटा सा मास भी होता है। अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया बेटा। अरमान, आपने मेरे से पूछा था कि क्या लाइट का मास होगा, क्वांटम का मास होगा, तो वो आपसे कह रहे हैं कि जिसकी वेवलेंथ है उसका मास भी कैलकुलेट हो सकता है। दिस m हियर इज मास ऑफ अ फोटोन। तो m आपके पास क्या हो गया? It is mass of a photon. H constant है, C 3 into 10 raised to power 8 है, lambda is the wavelength। तो ये हमारे पास था जो आपकी अगली थ्योरी हमने अब सम अप करी है। हम कह रहे हैं आइंस्टाइन ने इसको और भी अच्छे से मॉडिफाई कर दिया। उसने कहा E is equal to mc square। ये थ्योरी कह रही थी E is equal to h nu। अगर दोनों ही एनर्जी फॉर्मूलाज हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते थे। यानी इस थ्योरी का कहना था कि लाइट इज हैविंग पार्टिकल नेचर। अब दोनों में से कौन ठीक है या कौन गलत? क्वेश्चन ये बनता है कि क्या क्वांटम थ्योरी सही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी गलत, या फिर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी गलत सही है और क्वांटम थ्योरी गलत? क्योंकि दोनों थ्योरीज बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे हैं। ध्यान से देखो, वन थ्योरी सेइंग कि लाइट इज वेव बाय नेचर एंड सेकंड थ्योरी कह रही है कि लाइट इज हैविंग पार्टिकल नेचर। अब एक तरफ से आप कह रहे हो वेव नेचर और दूसरी तरफ से कह रहे हो पार्टिकल नेचर। अगर ये दोनों ही ठीक है या दोनों ही गलत है, तो हमने कहा इसका मतलब लाइट इज हैविंग अ ड्यूअल नेचर। तो लाइट इज हैविंग dual nature, that means particle as well as wave nature। तो अल्टीमेटली हमें ये मानना पड़ा कि लाइट की एक ड्यूअल नेचर होती है। It has particle as well as wave nature. Reason is हमारे पास एविडेंसेस थे, हम किसी चीज को गलत नहीं कह सकते थे, तो आप कहते हो एविडेंसेस इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव थ्योरी। क्या इसको प्रूव करने के लिए कोई है हमारे पास एविडेंस? तो वो कहते हैं यस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज भी आप जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ते हो तो आप ये मान के चलते हो कि लाइट इज हैविंग वेव नेचर और लाइट वाकई रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे बेटा रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब आप कहते हैं ग्लास स्लैब के अंदर लाइट रिफ्रैक्ट होती है, तो जब रिफ्रैक्शन हुआ तो भी लाइट का वेव नेचर प्रूव हो गया। देन यू हैव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ये प्रूव करती है कि लाइट जो है इंटरफेयर करती है, एक वेवलेंथ दूसरी वेवलेंथ के साथ ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है। एंड देयर इज वन मोर फिनोमेना, देयर इज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये चार ऐसे फिनोमेना थे जिन्होंने लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन किया था। यदि हम ये कह सकते हैं अगर लाइट वेव है तो लाइट को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो आगे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इट शुड बी रिफ्रैक्टेड, तो आंसर इज करेक्ट, इट कैन बी। इंटरफेरेंस भी होती है और डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी एक फिनोमेना है। ये चार ऐसे फिनोमेनास हैं जो लाइट का वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। यदि आप फिजिक्स में लाइट का बेटा अपना माइक ऑफ रखेंगे बेटा प्लीज। अगर फिजिक्स में आप लाइट का वेव नेचर पढ़ोगे, यानी वेव के बारे में पढ़ोगे, तो आप ये चार फिनोमेना डिटेल में पढ़ते हो कि व्हाट इज डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन होता है, देखो आप लाइट में आप कहीं एक जगह पे बल्ब जलाते हो और वो चारों तरफ लाइट फैलना शुरू कर देती है। इट हैज टेंडेंसी टू डाइफ्रैक्ट, वो जहां जहां टकराती है उसके बाद फैलती चली जाती है। तो लाइट जो स्प्रेड आउट होती है दैट इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस मतलब एक वेव दूसरी वेव के साथ कंबाइन करती है। बहुत सारे बल्ब जलाओ तो रोशनी बढ़ती है, तो इट मींस इट इज हैविंग कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। फिर हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारे क्या हैं? एविडेंस इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब ऐसे क्या फोटो इलेक्ट्रिक या यानी आप कह सकते हो क्या उसके भी एविडेंसेस हैं? एविडेंसेस इन फेवर ऑफ योर क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो साइंटिस्ट को कुछ एविडेंसेस इनके फेवर में भी मिले। एक हमारे पास था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। वन एविडेंस इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सेकेंड आपके पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देयर इज वन एविडेंस व्हिच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी आप कह सकते हो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तीनों के एविडेंसेस। एंड वन मोर इज देयर, इट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। ये चार ऐसे एविडेंसेस थे जो आपको क्वांटम थ्योरी के फेवर में नजर आ रहे थे। अब आपको इनमें से कुछ नहीं पता, ना आप इनको जानते हो और इन दोनों के अलावा आप इनको भी नहीं जानते, राइट? तो अब आप हेडिंग्स लिख रहे हो बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता है क्योंकि आपने शायद 9th या 10th क्लास में ऐसा किया था, है ना? और आपको रिफ्रैक्शन भी आई थिंक पता है, जिसमें आपने ग्लास स्लैब दिया था और ऐसा कुछ बनाया था। बस ये दो बताएं, है ना? बताओ बस क्या। तो अब लाइट के ये बाकी के फिनोमेनास, इनमें से ये तीन हमारे अभी सिलेबस में, विल डू इन दिस चैप्टर ओनली। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम ये तीनों करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये आप थर्मो फिजिक्स में करोगे। दिस विल बी डन इन थर्मोफिजिक्स। और ये दोनों टॉपिक, इवन सारे, ये सारा का सारा टॉपिक आप फिजिक्स में करते हो, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। सोचो लाइट की ये प्रॉपर्टीज वेव ऑप्टिक्स यानी फिजिक्स का एक चैप्टर बन जाता है। लाइट की ये प्रॉपर्टी
इट इज इन थर्मल फिजिक्स। जब आप फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स करते हो तो आप ये भी करोगे। फिलहाल हम इन 3 टॉपिक्स को उठा रहे हैं जो एटम से रिलेटेड हैं, तो हमें बस ये 3 टॉपिक अभी पढ़ने हैं जो किसकी एविडेंसेस हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। आप सोचो जरा, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इन 4 फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाती है? तो आंसर इज नो। और क्या आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इन चारों को एक्सप्लेन कर पाती है? तो आंसर इज अगेन नो। इसका मतलब दोनों ही थ्योरीज 50% को एक्सप्लेन कर पा रही थी, यानी लाइट के बिहेवियर को 100% दोनों में से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। और लाइट के बिहेवियर को हम ये कि बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो अल्टीमेटली आइंस्टाइन ने और उसके बाद बहुत सारे और वर्कर्स ने जब इस पे काम किया तो दे कंक्लूडेड दैट कि लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब दोनों तरह की नेचर है, कभी पार्टिकल और कभी वेव, यानी पार्टिकल भी और वेव भी। तो लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर, दैट मींस लाइट कैन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लाइट के बारे में और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। यहां तक बताओ बेटे, एनी डाउट इफ यू हैव? तो अब हमें स्टार्ट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हमारा अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें पहले ये 3 चीजें समझनी है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज ब्लैक body radiations. और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब होगा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mc। ये जो फॉर्मूला है ये लाइट की ड्यूअलिटी का फॉर्मूला है। This formula is the formula of duality of light. तो अब आप लाइट के लिए कौन कौन से 3 फॉर्मूला समझ गए? One is E is equal to mc square, second is E is equal to h nu, and the third is lambda c is equal to nu lambda, right? तो अब आपने ये 3 फॉर्मूलाज हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं। One is E is equal to mc square, ये तो आपको याद हो चुका है। Another is E is equal to n h nu और C is equal to nu lambda। यानी इन 3 फॉर्मूलाज को मिलाकर हम अब क्वेश्चंस करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस अब हमारा अगला टॉपिक है। सबसे पहले पता होना चाहिए ब्लैक बॉडी क्या होती है, ठीक है? तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? इट इज हाँ जी बेटे, व्हेन आई से ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी को हम ऐसे कहते हैं, इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर और एमिटर ऑफ एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसको जितनी एनर्जी दो सारी एब्जॉर्ब कर सकता हो, या फिर जितनी एनर्जी उसके पास है सारी की सारी एमिट कर सकता हो, तो हम उसे कह देते हैं ब्लैक बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक बॉडी इज एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एनर्जी को 100% एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या आपने नोट किया था? आपको अक्सर कहते हैं ब्लैक कलर, तो हम कहते हैं ब्लैक कलर मतलब जो सारी कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले। ऐसे ही होता है जब विबग्योर के सारे कलर कोई अंदर ले जाता है तो काला दिखता है, और अगर कोई विबग्योर के सारे कलर्स को छोड़ देता है तो वो सफेद दिखता है, वाइट बन जाता है। याद है ना? तो ऐसा ही हमने कहा। अच्छा यश, मुझे याद है आपने जे थॉमसन्स वो जो करना है ना, क्लास के बाद कराती हूँ, ठीक है? आपका डाउट मैं क्लास के बाद करा देती हूँ, ठीक है बेटा? हाँ जी। अब ब्लैक बॉडी क्या है? इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर और एमिटर ऑफ एनर्जी। डिफाइंड है जैसे आयरन ब्लॉक। जब आप आयरन का कोई ब्लॉक लेते हो तो आपको पता है मेटल इज अ वेरी गुड कंडक्टर,
तो वो सारी एनर्जी जितनी हीट उसको दो सबको एब्जॉर्ब कर सकता है, और जब उसे ठंडा होने के लिए रखो तो एक टाइम के बाद वो सारी जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है वो सारी की सारी एनर्जी लूज भी कर देता है। तो आप कहते हो आयरन ब्लॉक इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है? अब वो कहते हैं अगर एक ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, लेट्स सपोज ये मैंने आयरन का एक ब्लॉक लिया, दिस इज ब्लैक बॉडी, इसको हमने हीट किया। जब आप हीट करोगे तो बेटा ये नेचुरल है, हॉट ब्लैक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ब्लैक बॉडी। जब कोई चीज गर्म हो जाती है तो आप कहोगे इस गर्म होने का मतलब क्या होता है? गर्म होने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है और इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट हो रही है। ये सुनो, गर्म होने का मतलब क्या होता है? गर्म होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ गया और आप उस गर्म ऑब्जेक्ट में से हीट बाहर आ रही है, तो हीट रेडिएशंस आर कमिंग आउट। अब हम उसे और गर्म करते रहे, हमने कहा थोड़ा और गर्म करते हैं। जब हमने और गर्म किया और करते करते ये हो गया रेड हॉट, तो आपको पता है कि अब ये रेड हॉट हो गई है, यानी आपकी बॉडी जो है वो लाल रंग की हो गई है। आपने कभी नोट किया है ऐसा हुआ? कभी देखा है? अब हमने सोचा थोड़ा और गर्म करके देखते हैं क्या होता है। थोड़ा और गर्म किया, जैसे हमने और गर्म किया तो इसने विबग्योर के सारे कलर्स दिखाने शुरू कर दिए। ये ऑरेंज सा कलर देने लग गई। हमने और हीट किया, इट बिकम्स येलो। धीरे धीरे और हीट किया तो ये बन गई ब्लूइश ग्रीन, थोड़ा सा ब्लू कलर और ग्रीन सा कलर दिखने लगा। और थोड़ा सा और हीट किया तो ये वाइट हो गई, और अल्टीमेटली और हीट किया तो ये मोल्टन स्टेट में चली गई, मोल्टन फॉर्म, पिघल ही गई। यानी एक आयरन का ब्लॉक जब हम उसे गर्म कर रहे थे तो हमें नहीं पता था कि वैसे कलर्स बदलेगा। तो साइंटिस्ट को यह समझ नहीं आ रहा था कि गर्म करने पर कलर चेंज क्यों हो रहे हैं, राइट? और कलर चेंज में एक पैटर्न नजर आ रहा है, देखो जरा कैसे। पहले इंफ्रारेड, फिर उसके बाद क्या हुआ? रेड, फिर आपने कहा ऑरेंज, ऑरेंज के बाद आप कह रहे हो ब्लू, फिर आप कह सकते हो ब्लूइश ग्रीन, और फिर उसके बाद व्हाइट सा हो गया और फिर वो पिघल गई। तो ये फ्रीक्वेंसी कम है, लो फ्रीक्वेंसी कलर है, और इस तरफ जाने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही थी। कैसे समझ आ रहा है फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज? आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किया था, CGX, ठीक है, UV, फिर आपने कहा था विबग्योर, और फिर यहां पे था इंफ्रारेड, और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था। अब जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो नेचुरल है नीचे से ऊपर जाने में फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो अगर हम बॉटम टू टॉप मूव कर रहे थे तो
तो नेचुरल है आपको फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज नजर आ रहा है, देख रहे? ठीक है जी, ये बात समझ आई? yes. अब वो कहते हैं रेडिएशंस एमिटेड बाय a perfect black body are called black body radiations. These are called black body radiations. तो ये जो डिफरेंट कलर्स एमिट हो रहे हैं, इन रेडिएशंस को हमने नाम दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है जी, तो वर्ड ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये दोनों बातें समझ आ गई? Yes, ma'am. अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ रहा था, क्या आप समझ पा रहे हो कि एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं? इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है? देखो जरा ध्यान से, आप हीट करते जा रहे हो और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। इट मींस वाकई एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आ रही है तो कौन सा थ्योरी प्रूव हो गया? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ये एविडेंस बन गया। तो एविडेंस इन फेवर ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कैसे बना, ये समझ आया? राइट? देखो आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो जैसे से आप हीट करते जा रहे हो, तो हीटिंग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आपने कहा हम इसे हीट कर रहे थे, फिर हीट कर रहे हैं, हर जगह हीट करते जा रहे हो, कलर चेंज होता जा रहा है। जब आप हीट कर रहे हो तो कलर चेंज हो रहा है, और कलर किसकी तरफ जा रहा है? हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा है, यानी आप रेड से ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन की तरफ जा रहे हो। तो जब आप इंफ्रारेड से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब हीट करने पर फ्रीक्वेंसी क्या करती जा रही है? इंक्रीज हो रही है ना? और अगर हीट मतलब एनर्जी, अगर एनर्जी देने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इसका मतलब हुआ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा हमें किसने कहा था? ऐसा हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा था। कोई थ्योरी कहती है ना कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट? समझ आया? तो ये हमारे पास इस तरह से हम कह सकते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, एंड दिस इज इन फेवर ऑफ योर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये हमारा एक पार्ट था, समझ आया? हाँ जी बेटे। अब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह रही थी कि अगर आप हीट करते हो ना तो ये गर्म होना चाहिए, और हीट करते तो ये और गर्म होना चाहिए, और हीट करते तो शुड बी मोर हॉट एंड हॉट। यानी अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो उससे सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलनी चाहिए थी और उसका अमाउंट बढ़ते जाना चाहिए था, लेकिन वैसा तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस बात पे मानती है, इट्स नॉट दैट थ्योरी इज नॉट हैविंग द फेथ इन द फ्रीक्वेंसी चेंज। उस थ्योरी का कहना है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो या एनर्जी ज्यादा दोगे तो एक ही वेवलेंथ उसी की इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, ज्यादा 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 होते जाना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा था। तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमें किस कॉन्सेप्ट पे आना पड़ा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे आना पड़ा, राइट? ठीक है जी, तो आप यहां लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी was unable to explain
change of color on heating. Change of color on heating an object. तो ये थ्योरी ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। हाँ जी बेटे। बेटा कोमल कह सकते हैं एप्लीकेशन भी या एविडेंस भी एक पॉइंट है। आप ये कह सकते हो द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे ये थ्योरी वैलिड थी, तभी वो इस थ्योरी को लॉन्च कर पाए थे। या यूँ समझो कि प्लैंक ने जो थ्योरी दी है वो थ्योरी दी ही तब है जब उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को समझ लिया था। तो उसे समझ आ गया था कि हीट करने पर कलर चेंज होता है, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चले आप। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। देयर इज अ सेकेंड एविडेंस है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से समझ आ रहा है, फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब करंट। तो आप ये कह सकते हो जब लाइट की हेल्प से हम करंट प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हम कहेंगे दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप ये कह सकते हो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप कहोगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी with the help of लाइट। तो लाइट एनर्जी से करंट बनाना है। अब पार्टिकल नेचर बीच में कहां से आ गई? देखो हम ऐसा समझ पा रहे थे कि जो वेव है, चलिए अगर आपके पास लाइट एक वेव है तो पंखा अगर हम चला रहे हैं तो क्या टॉर्च के साथ ऐसे बैठे रहे तो क्या पंखा हिलेगा? नहीं हिलेगा ना। टॉर्च की जो रेडिएशंस है, लाइट है, वो पंखे को, बंद पंखे को चला नहीं सकती। तो हमारा कंसेप्ट ये कहता था कि जो लाइट वेव्स होती हैं, दोज वेव्स आर नॉट हैविंग पार्टिकल नेचर। वेव है वो, अगर वो वेव है तो किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को हिला नहीं सकती। सोच के देख सकते हो आप, अगर हम ये साइंस ना पढ़ते हो और आप एक सिंपल, जैसे आप 10th 6th 7th 8th क्लास की सोचो, 6th 7th 8th तक आप सोच भी नहीं सकते थे कि लाइट की हेल्प से कोई पार्टिकल मूव कर सकता है, क्योंकि टॉर्च के साथ कभी कुछ चलता हुआ नजर ही नहीं आया था, है ना। अब करंट क्या होता है? करंट होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, दैट इज करंट। और हो किसके साथ रहा है? लाइट के साथ। अगर लाइट वेव होती तो वेव कभी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकती थी, वेव्स कभी इलेक्ट्रॉन को चला नहीं सकती थी। और अगर लाइट पार्टिकल नेचर की है तभी वो इन पार्टिकल्स को हिला सकते हैं या चला सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ये पार्टिकल नेचर है तो इसको भी पार्टिकल नेचर होना पड़ेगा, तभी वो इसको चला पा रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये प्रूव करता है कि वाकई जो लाइट है वो एक तरह का ड्यूअल नेचर का एक्सप्लेनेशन चाहती है, क्योंकि विदाउट दैट ड्यूअल नेचर वो करंट कैसे बना गई? दोबारा देख लो, मुझे इस पत्थर को हिलाना है तो क्या मैं बिना टच किए, बिना हाथ लगाए, यहां से एक टॉर्च जलाकर इसको हिला सकती हूं? डू यू थिंक ये पत्थर मूव कर जाएगा?
क्योंकि आप ये मान रहे हो कि लाइट का कौन सा नेचर है, वेव नेचर है, तो वेव नेचर से नहीं हिल सकता। लेकिन अगर मैं आंधी चला दूं, हवा चलाऊं तेज सी, एक फैन मूव कर दूं, अगर एक बहुत तेज हवा चल रही हो तो ये पत्थर हिल सकता है कि नहीं हिल सकता? हिल सकता है ना, सिर्फ इसके पास पावर ज्यादा होनी चाहिए, है ना। मतलब फूंक मारने से तो नहीं हिलेगा, मतलब वी हैव टू बी कि बहुत तेज हवा हो तो ये हिल सकता था। अब नेचुरल है, इससे हमें ये समझ आता है कि किसी पार्टिकल को हिलाने के लिए पार्टिकल जैसी चीजें चाहिए होती है, टच करना पड़ता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो फिजिकल एग्जिस्टेंस इसके साथ टकरा सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है और लाइट से चलने लग गया तो आप कहोगे ये लाइट है ही नहीं, इसके पास तो कोई पार्टिकल नेचर है पक्का। तो सेम इज द कॉन्सेप्ट हियर। वो कहते हैं कि जब लाइट प्रोड्यूस कर रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी जब हमने सोलर लैंप समझाया, सोलर लैंप मतलब सन की लाइट से आप क्या क्रिएट कर पा रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हमें वो सब समझ आने लगा, सोलर सेल, तो हमें समझ आने लग गया कि लाइट इज हैविंग अ ड्यूअल नेचर, लाइट की पार्टिकल नेचर भी होती है, इट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान से सोचो, इमेजिन करो जरा बेटे, अगर लाइट वाकई वेव होती तो सोलर सेल्स का काम करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यानी पार्टिकल की मूवमेंट करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ वेव्स, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं, वो यहां पे एक मेटल का प्लेट रखते हैं, यहां से हम एक लाइट का सोर्स रखेंगे, यहां पे आपने पैनल क्रिएट किया जिससे लाइट अंदर आ सकती है, और फिर ये लाइट जब इस पे टकराएगी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी होती तो कहती है गर्म हो जाएगी प्लेट, बस गर्म होती रहेगी, गर्म होती रहेगी, और गर्म और गर्म। लेकिन यहां से तो एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते यहां इस तरफ आया जहां पे हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट कर दिया था। अब यहां पे मेटल है, ये आपके पास कोई मेटल था, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाना किसके बस की बात हो सकती है, किसी पार्टिकल की, और लाइट एक पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, यहां से प्रूफ हो रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता रहेगा, इसको हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लाइट की हेल्प से बाहर आ रहा है, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज नेम्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ आया? Yes. अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहां पे टकराएगा, इससे बैटरी चार्ज की जा सकती है। आगे आपको पता है कि हम सोलर सेल्स को डिफरेंट मैनर्स में यूज करते हैं। मेटल सरफेस इज गोइंग टू लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स, और लाइट इज हैविंग नाउ पार्टिकल नेचर। तो यहां से हम कह रहे हैं दिस इज लाइट, और लाइट की नेचर कैसी प्रूव हो रही है, पार्टिकल नेचर। यहां पे मेरे पास एक सोर्स है, ये मेटल सरफेस हो गया, और मेटल सरफेस के ऊपर आपने लाइट को फोकस करना है। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? डन। अब जरा पहले इसको समझते हैं कि मेटल सरफेस का क्या मतलब है। पहले एक एक चीज समझनी पड़ेगी बेटे हमें। +1 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए हर चीज समझ के चलना पड़ता है। तो ध्यान से समझो मेटल क्या होता है। ये मेरा एक मेटल का सरफेस है, मान लेते हैं सीजियम। वो कहते हैं सीजियम मेटल सरफेस अगर लिया आपने, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास ही पड़े हैं लेकिन जुड़े नहीं हुए हैं। यानी सीजियम जो है वो कैसा होता है, तो आप कहोगे मेटल इज मेड अप ऑफ, कोई भी जो मेटल है वो किससे बना होता है, मेटल इज मेड अप ऑफ, ध्यान से देखो, कर्नल्स एंड
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स होते हैं वो कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं। कर्नल्स क्या होते हैं? कर्नल्स आर मेटल केटाइंस। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब आप किसी मेटल को हाथ लगाते हो तो एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे मेटल केटाइंस हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां चारों तरफ घूमते रहते हैं। यानी सीजियम के बहुत सारे ऐसे मेटल केटाइन पड़े हैं और आपको ये सारे केटाइन हो गए और यहां सब तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन फ्री मूविंग है, मतलब इनको कोई रोक नहीं रहा, सिर्फ इतना है कि इसके आसपास चल रहे हैं। तो एवरी मेटल इज लाइक दिस। अब आप चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके यहां से बाहर बुला सकते हो। अगर हम इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी एनर्जी दें तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। आप मुझे बताओ कर्नल्स क्या हुए? दीज आर मेटल केटाइंस। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लो मैंने आपसे कहा ये सीजियम का स्ट्रक्चर है, कैन यू मेक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम? सोडियम कैसा होगा बताओ? सोडियम में Na पॉजिटिव कर्नल होगा, है ना? और सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया एक, तो आप होगे यहाँ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते जा रहे हैं, सब इधर उधर घूमते रहते हैं बस। यानी वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किसी को नहीं पता कौन किसका है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं चारों तरफ। ये सोडियम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? तो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल समझ आया? हाँ जी बेटे। हाँ जी बेटे बोलो। न्यूक्लियस बेसिकली कर्नल ऐसे नहीं है। कर्नल क्या है देखो, आपने कहा सोडियम, सोडियम के पास 11 23, आपने सिर्फ 1 पॉजिटिव ही तो क्रिएट किया, तो कर्नल सिर्फ प्रोटॉन नहीं है। कर्नल क्या है? पूरा का पूरा एटम है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही तो लूज किया उसने, इसलिए हम कहेंगे इट इज मेटल केटाइन। केटाइन में अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अब आप देखो सोडियम पॉजिटिव है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप लोगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स। तो सोडियम का एक कर्नल मतलब सोडियम का एक केटाइन। यानी अगर आपने लोहे का मतलब कुछ चीज पकड़ के देखो, आपके चारों तरफ आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये एल्युमिनियम, मार्कर के ऊपर एल्युमिनियम लगा होता है, ठीक है? ये मार्कर एल्युमिनियम का बना हुआ है, ठीक है? हाँ जी यश बोलो। ये जो एल्युमिनियम है जिसको मैं हाथ लगा रही हूँ, ये किसका बना हुआ है? आपको लगता था ना एल्युमिनियम एटम्स का बना हुआ है। वो कहते हैं मेटल कैसे बना होता है, इसमें एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव ऐसे साथ जुड़े हुए हैं। आपको तो ये ऐसा लगता है बिल्कुल स्मूथ, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बहुत सारे छोटे छोटे एल्युमिनियम के आयन्स यानी कर्नल्स हैं और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर है। और क्योंकि मेरा हाथ बैड कंडक्टर है, मैं पकड़ भी लूँ, इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ पे नहीं आ रहे, इलेक्ट्रॉन इसके साथ ही रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ साथ घूम रहे हैं। हमारे हाथ पे इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे हाथ के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इसको टच करूं तो इसके इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएंगे, ठीक है? तो मेटल किसका बना हुआ है? सोचने की बात है कि आपको इमेजिन करना है, यानी कोई भी मेटल बेसिकली न्यूट्रल एटम्स का नहीं बना होता। उसमें क्या होता है? कर्नल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं बहुत जल्दी से, इसीलिए मेटल क्या बन जाता है? गुड कंडक्टर, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी भी चलेगा बेटे, अभी तो शुरू ही हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या था? करंट प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो लाइट, मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं और हम इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं।
जैसे आप लाइट दोगे तो यानी एनर्जी दोगे, तो एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आने लग जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो आप कहोगे करंट बन गया, क्योंकि मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब क्योंकि मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि मेटल क्या होता है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेटल बताया है, बताओ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल समझ आया? एवरी मेटल इज मेड अप ऑफ, क्या कहोगे? कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यश, ये बात समझ आई? Yes, ma'am. अब हर मेटल अगर कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है तो आप कहोगे ये जो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ऑन गेटिंग एनर्जी। And movement of charge is called current। उसी को हम करंट बोलते हैं। चाह रहे हैं कि क्या आप कभी समझ पा रहे हो कि जो सोलर सेल्स हैं वो कैसे काम करते हैं? तो सोलर सेल की वर्किंग की बात चल रही है। हाँ जी बेटा। I'm striking like only metal is able to produce electrons or other elements like non-metals are also able to. only metals can lose electrons। ठीक है, अब जो मेटल्स हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, फ्री है ना, हमने वर्ड लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत लूज इलेक्ट्रॉन्स है, इनको निकालना बहुत आसान है। अगर नॉन मेटल्स लेते हैं तो नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो जो आपकी सोलर लाइट है या सनलाइट है, जो एनर्जी रेडिएशंस हम फोकस करते हैं, उससे हम नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो हमें ये मेटल ही चाहिए और मेटल ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाती है, नॉन मेटल्स ऐसा नहीं कर पाती। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी बेटे, और कोई डाउट? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक तो हमें क्या पता होना चाहिए था, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, दैट वी हैव डन। अब आप कहोगे अगर एक मेटल का पार्टिकल है, दिस इज मेटल, और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने बाहर निकालना है, दूर ले जाना चाहती हूँ ना मैं तो इलेक्ट्रॉन को, तो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। आई हैव टू गिव सम एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो आप किसी से कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकते, तो हमने इसको एनर्जी दी है, और एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये बात समझ आई कि जब आप किसी मेटल पे एनर्जी फोकस करोगे तो उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। इस एनर्जी का नाम रखते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस एनर्जी इज नेम्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अरमान, जो आपने अभी मेरे से पूछा है कि मेटल्स ही क्यों, व्हाई नॉट नॉन मेटल्स, हम नॉन मेटल्स क्यों नहीं यूज कर लेते? रीजन इज मेटल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, दैट इज लेस। उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। यानी मैं यहाँ पे लाइट लेके बैठी भी रहूं, एनर्जी भी फोकस करूं और इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं आया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो नहीं होगा ना। ओके, ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास था। अभी हम इतना ही करेंगे आज की क्लास में। अभी मैं एक टॉपिक, एक डाउट है मेरे पास यश का, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी मैं होमवर्क के क्वेश्चंस बताती हूँ कौन से करने हैं। सबसे पहले आप ये बताओ, यश का डाउट है बेटा, यश बताओ क्या डाउट है बच्चे? यश
Am I audible? हाँ जी. J.J. Thomson's experiment. J.J. Thomson ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट सा बना लिया था. अब कोई चीज जब चलती है, मान लो यहां से कोई चार्ज पार्टिकल चला, ठीक है, और इस तरफ आया, तो बेटा वो कितनी स्पीड से आ रहा है और कितनी स्पीड से इधर मुड़ेगा, ये कौन बताएगा? उसका चार्ज. अगर मैं यहां से इसको मूव करने दूं तो कितनी स्पीड से यहां टकराएगा, किस एंगल पे मूव करेगा, वो जो एंगल और स्पीड है वो कौन डिसाइड करेगा? चार्ज. अगर वो चार्ज बहुत ज्यादा है तो बड़ी जल्दी मुड़ेगा, चार्ज कम है तो स्लो चलेगा. इट मीन्स आपका यहाँ पे वोल्टेज कितना है और ये इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, दैट विल बी डिसाइडिंग द स्पीड एंड द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रॉन विल स्ट्राइक. तो जे.जे. थॉमसन ने क्या किया था, उसने चार्ज और मास की रेशियो निकाली थी. उसने कहा था जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो जो भी आपने नॉर्थ और साउथ लगा दिया है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड. जब आप इनके बेसिस पे इनको ऑन ऑफ करते हो तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे इफेक्ट पड़ता था. उस इफेक्ट के बेसिस पर उसने जो कैलकुलेट किया, दैट कैलकुलेशन इज लीडिंग टू द चार्ज बाय मास रेशियो. यानी इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम ये था कि उसके पास E/m आ रहा था, तो ये वैल्यू वो कैलकुलेट कर पा रहा था 1.76 10⁻11, ऐसा कुछ था ना. तो आपने कहा कि जब हमने चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया तो उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो डायरेक्टली आपको, जैसे आप नोट करो, आप एक चीज को पानी में डिप करो, दूसरी भी एक रबर ले लेते हैं और एक डस्टर लेते हैं. लकड़ी का डस्टर है मेरे पास, एक ये ले लिया मैंने और एक मैंने ये ले लिया, ठीक है. अब इन दोनों को मैंने पानी में डिप किया तो ये तो थोड़ा डिप हो रहा है, ये ऊपर ऊपर तैरता जा रहा है. मैं कहूँगी इसका मतलब इसका मास कम है, इसका मास थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है. अब आप कहोगे ये शेप तो बराबर है, अगर इसका इतना ही टुकड़ा काट दूँ, सेम साइज ले लूँ, तो ये वाला सेम साइज, लेकिन ये ऊपर तैर रहा है, ये डूब रहा है, तो आप क्या कहोगे? साइज सेम लेकिन ये डूब रहा है और ये नहीं डूब रहा. तो आप कहोगे मैम इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है. जिसकी डेंसिटी कम है वह हल्का है, ऊपर तैर रहा है, तो आपको डायरेक्टली डेंसिटी मिल रही है. और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. लेकिन जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो तो आपको डायरेक्ट डेंसिटी दे रहा है ना, समझ आया? तो जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, कई बार उन एक्सपेरिमेंट से हमें फाइनल आउटकम मिल जाती है और फिर हम बैकवर्ड फॉर्मूला डिराइव करते हैं. तो वो आपसे कह रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मुझे इन दोनों को ऐसे फेंका, ये डूब गया, ये तैर रहा है, साइज सेम है, तो आपको साफ समझ आया ये भारी है, इसका साइज सेम लेकिन ये भारी है, मास ज्यादा, वॉल्यूम सेम, मास कम, वॉल्यूम सेम, तो मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, इसकी डेंसिटी कम हो गई, तो मुझे डेंसिटी का कंपैरिजन. अब मैं तीसरी चीज ली हूँ, वो यहाँ है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी और भी कम है, तो आपने तीनों की डेंसिटी को कंपेयर करना शुरू कर दिया. तो आप डेंसिटी कंपेयर कर पा रहे हो और आपने डायरेक्टली मास बाय वॉल्यूम निकाल लिया. ऐसे जे.जे. थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था वो डायरेक्टली मैथमेटिकली क्या दे रहा था? चार्ज बाय मास रेशियो, यानी स्पेसिफिक चार्ज ही वो कैलकुलेट कर रहा था. वो कैलकुलेट कर पा रहा था स्पेसिफिक चार्ज. स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज पर यूनिट मास. ठीक है, समझ आया? यस मैम. हाँ जी, आप बताओ डाउट क्या था आपका? क्लियर हो गई बात, समझ आ गई? यस मैम. और ये जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स है, ये जब तक आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप ये नहीं समझोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो आपने जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा,
तब तक आप वो फॉर्मूला नहीं समझ पाओगे जिस फॉर्मूला से हमने ये कैलकुलेट किया है। तो जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बेसिस पे था। तो अभी आपने फिजिक्स इतनी डिटेल में नहीं किया है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है कि हाउ वी कैलकुलेटेड, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जे थॉमसन ने हमें स्पेसिफिक चार्ज का एक एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन दे दिया था और उसी से फिर हम बाद में मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्ज और फिर चार्ज और चार्ज बाय मास से हमने क्या कैलकुलेट किया, मास। यानी आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन को तोला नहीं जाता, ऐसा नहीं कि हमने वेइंग मशीन में रखा और उसका भार निकाल लिया, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास एक कैलकुलेटेड फैक्ट है, राइट? हाँ जी बेटे, समझ आ गया? और कोई डाउट किसी बच्चे का? एनी अदर डाउट? हाँ जी सौम्य, बोलो बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब आप किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये एटम है और उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, आपको एक इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस की प्रेजेंस पे, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव, है ना, और इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को तुम बाहर आ जाओ, तो न्यूक्लियस तो नहीं आने देगा ना, न्यूक्लियस कह रहे हैं तुम अंदर आओ, आप कह रहे हो चलो बाहर जाओ, तो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है, वरना वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि आप उसको अट्रैक्शन से दूर ले जा रहे हो। अट्रैक्शन से दूर ले जाने के लिए एनर्जी तो लगानी पड़ती है। जैसे दो लोग दोस्त हों, अगर आप चाहते हो कि ये चला जाए बाहर, ये इसकी दोस्ती छोड़ दे, तो आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा, ऐसे तो कोई किसी की दोस्ती नहीं छोड़ता। ठीक है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही है। इफ यू वांट टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन आउट, यू हैव टू पुट सम एनर्जी आउट हियर। जो एनर्जी आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगाओगे, उस एनर्जी का नाम रखा गया आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इससे आयंस बनते हैं, है ना। जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा, आयन बन जाएगा, इसे नाम रख दिया गया आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करना क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने आयोनाइज करना है, आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं ना, तो आपको वहां पे एनर्जी देनी पड़ रही है जो आप लाइट से प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? समझ आया बच्चे? अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में करेंगे थोड़ा और आगे, किसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट विल डू। हाँ जी बेटे, और कोई डाउट किसी का? एनी अदर डाउट? ईशान, समझ आ रहा है बेटे? अमोल? यस मैम। चलो, आप लोगों का किसी का कोई डाउट है? रमनदीप, हिमाक्षी, कोमल, सौम्या? नो डाउट्स? तो आज आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी लिख लिया है। होमवर्क क्वेश्चंस आर, लिखो जरा जो न्यूमेरिकल्स आपने करने, दूसरा आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आज मैं एक असाइनमेंट भेज दूंगी, वो भी करनी है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करने हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.6, 2.8, 2.6, 2.8, 2.11, 2.6, 2.8, 2.11, ये तीनों एक्सरसाइज क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आज। और प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम्स 2.6, 2.7, 2.8 प्रॉब्लम्स में यू कैन सॉल्व अगेन 2.6, 7, 8 चाहिए, 2.6 and 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेना और नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी आपने सिर्फ समझाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कैसे है, फिर उसमें कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास।